अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये मेरे सामने जो पेपर नज़र आ रहा है ये पीएमसी का प्रैक्टिस टेस्ट है। इनके आई थिंक 6 से 7 के करीब कोई टेस्ट हुए हैं और ये फेसबुक पर एक पेज है SKN नाम का, तो उसने कंपाइल किए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई कोई जो है वो काम कर रहा है अच्छा। तो बड़ा मुश्किल काम होता है क्वेश्चंस जो हैं वो 1 बाय 1 उन्हें कंपाइल करना। तो ये सारे पेपर्स जो हैं ये उस पेज पर आपको मिल जाएंगे। मैंने भी वहीं से लिया है, मुझे किसी ने सेंड किया है कि ये सॉल्व करवा दें। तो इस पेपर को देख लेते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने सैम्पल टेस्ट करवाया था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कितने क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमन नॉलेज के साथ किए जा सकते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चूँकि मैंने अभी फेडरल पूरी नहीं देखी करवाई और ना मैंने पंजाब की बुक देखी है, तो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ आएंगे उन पर मैं क्रॉस लगाऊंगा कि मुझे नहीं पता लगेगा कि कहाँ से लिए गए हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन नॉलेज से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बायो का सेक्शन। नंबर 1, सीलोम दैट डेवलप्स फ्रॉम द आर्कनट्रॉन एज आउट पाउचिंग इज़। तो इस क्वेश्चन पे मैं क्रॉस लगाऊंगा। उसके रीज़न ये है कि सिंध के अंदर तो एटलीस्ट एंटेरोसीलोम और स्किज़ोसीलोम की टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई, सूडोसीलोम इस्तेमाल की गई है। बाकी पंजाब और फेडरल में ये कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता। बट अगेन इसकी आंसर की अगर हम बात करें तो सूडोसीलोम हमें पता है कि ये वो कैविटी होती है जिसके एक तरफ मेसोडर्म होती है और एक तरफ जो है वो एंडोडर्म होती है, जबकि स्किज़ोसीलोम इसमें दिया हुआ नहीं है। बट स्किज़ोसीलोम वो है जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। वी नो दैट कि मेसोडर्म इनिशियली एक लेयर होती है, उसके बाद इस मेसोडर्म के अंदर स्प्लिटिंग होती है, तो एक लेयर अलग हो जाती है और दूसरी लेयर अलग हो जाती है। ये जो बीच में कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड स्किज़ोसीलोम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की नजर आएगी। ये एक लेयर हो गई मेसोडर्म की, दूसरी लेयर होगी, तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से जो बनती है वो स्किज़ोसीलोम होती है। एंटेरोसीलोम के अंदर क्या होता है, जो आपकी सेंटर वाली कैविटी होती है, जैसे कि ये आपकी एक्टोडर्म है, ये आपकी एंडोडर्म है, ठीक है। इस एंडोडर्म से ये दरमियान में ये आर्कनट्रॉन है। आर्कनट्रॉन कहते हैं गट को। आर्कनट्रॉन का वर्ड आपको मिल जाएगा सिंध में। तो आर्कनट्रॉन जो है वो गट को कहते हैं। तो इस आर्कनट्रॉन से एक पाउच निकलता है इस तरफ भी और एक पाउच निकलता है इस तरफ भी, और फिर ये सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होके एक इस तरह की बीच में कैविटी बनती है। तो ये आउट पाउचिंग से जो बन रहा है ये एंटेरोसीलोम कहलाता है। तो एंटेरोसीलोम इसका राइट आंसर है। बट अगेन ये जो टर्म्स हैं ये आपको सिंध में नहीं मिलेंगी ना। एंजाइम्स वर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो आपको मिल जाएगा। एंजाइम्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। राइबोसोम्स कंबाइंड विद मैसेंजर आरएनए दे आर कॉल्ड। तो आई एम श्योर ये फेडरल के अंदर मिल जाएगा, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा लें तो इन दोनों को तो आप रूल आउट कर सकते हैं। लाइसोसोम तो एक ऐसी बॉडी होती है कि जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सो दिस इज नॉट द आंसर। न्यूक्लियोसोम जो है ये आप पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो यूनिट होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और उसके अराउंड डीएनए लिपटा होता है, वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो अब बच गया पॉलीसोम और ये पोलोसोम। तो इसका आंसर जो है वो पॉलीसोम है। अब मल्टीपल राइबोसोम्स जो हैं वो एक आरएनए के ऊपर चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम पॉलीसोम का नाम देते हैं। इसमें मैं क्रॉस नहीं लगा रहा बिकॉज आई नो कि फेडरल में मिल जाएगा आपको। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप बाय द जाइलम इज, अपवर्ड मूवमेंट जो है उसे हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं, ये कॉमन नॉलेज है ना। फोटोसिस्टम 2 हैज मॉलिक्यूल्स व्हिच अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ, तो ये भी कॉमन नॉलेज से किया जा सकता है। फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्जॉर्ब करता है, जहाँ तक मुझे याद है 680, और फोटोसिस्टम 1 जो है वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर। तो ये आपको तमाम बुक्स के अंदर मिल जाएगा। व्हाट द सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, यानी कॉमन नॉलेज से हो जाएगा। कैप्सिड जो है वो छोटे यूनिट से मिलकर बनता है जिसे कैप्सोमेयर्स कहते हैं ना। एन एंजाइम व्हिच रिक्वायर्स अ बायोलॉजिकल चेंज इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव इज कॉल्ड। तो एंजाइम वाला चैप्टर मैंने फेडरल से पढ़ाया है। ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स आपको मिल जाती हैं उसके अंदर, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि ये वाली टर्म है कि नहीं। तो वो एंजाइम्स जो कि एक्टिव होने के लिए उन्हें बायोलॉजिकल चेंज चाहिए होता है, वो जाइमोजन कहलाते हैं। जिस तरह आप पढ़ते हैं कि पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, तो ये इनएक्टिव है, इसके अंदर चेंज आएगा तब ये जाकर एक्टिव होता है, तो वो पेप्सिन बनता है। तो ये जाइमोजन कहलाते हैं। यूजुअली जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं वो इस फॉर्म के अंदर रिलीज किए जाते हैं। तो इस पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। Now, when two or more clearly different phenotype exist in the same population of a species, the phenomena is called. तो अगर आपने एनिमेलिया पढ़ा है, किंगडम एनिमेलिया, तो उसमें फाइलम निडेरिया होता है, फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। कि जिसके फिनोटाइप का मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इस तरह से। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल फॉर्म होती है, तो उसके अंदर आपको याद हो कि पॉलिप और मेडुसा 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिप सिलेंड्रिकल होते हैं, मेडुसा अम्ब्रेला शेप होते हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। जबकि जीन एक्सप्रेशन जो होता है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी प्रोटीन बनवाते हैं। रेप्लिकेशन कॉपी करने का प्रोसेस होता है, और जीन लिंकेज जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर आगे पास ऑन होते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ अ सार्कोमेयर डज नॉट शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ये हमारे पास एक जेड लाइन है, ये हमारे पास दूसरी जेड लाइन है, ये इससे थिन फिलामेंट निकल कर आ रहे हैं,
और ये बीच में थिक फिलामेंट आ गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ये आई बैंड है, ये वाला एरिया भी आई बैंड है, और ये बीच वाला पूरा एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बैंड है, और ये बीच में जो है ये आपका एच जोन है, ठीक है। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इधर से और इधर से ये करीब आना शुरू होंगे, ठीक है। तो आई बैंड वो एरिया है कि जहाँ पर ये लाइट एरिया नज़र आ रहा है, तो ये वाला एरिया शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये जेड लाइन जो है जब इसके करीब आएगी तो ये वाला एरिया शॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एरिया भी शॉर्ट हो जाएगा, तो आई बैंड जो है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान शॉर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब ये एक्टिन फिलामेंट जो है ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये बीच वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसे हमने एच जोन कहा है, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जो चीज़ शॉर्ट नहीं होगी वो ये वाला पार्ट है, ये और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी पार्ट है ये ए बैंड है। चाहे इसके ऊपर नीचे कितनी भी चीज़ें आ जाएं, ये एरिया उतना ही रहता है, ये डार्क एरिया होता है, ये उतना ही रहता है। तो ए बैंड जो है ये कभी भी शॉर्ट नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। बाकी ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये शॉर्ट हो जाता है। द रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेडियल सिमेट्री जो होती है हमारे पास वो दो फाइलम के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक उसमें से निडेरिया है और दूसरा आपके जो इकाइनोडर्मेटा है वो है। Now, when resources gets scarce, the population growth. तो मुझे नहीं पता ये कौन सी बुक से लिया गया है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली रिसोर्सेज जो होते हैं इसमें खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, रहने की जगह आ जाती है। तो जब इनकी कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन जो है वो फास्ट तो मूव नहीं कर सकती, पॉपुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। यानी जितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो पहले पैदा हो रहे थे जब रिसोर्सेज अच्छे थे, उनका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। Now, according to Ivanovsky, what are soluble living germs? तो डिस्कवरी ऑफ वायरस जब हुई थी, फर्स्ट वायरस जब डिस्कवर हुआ था, तो इनिशियली जब टोबैको मोज़ैक प्लांट जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसके लीव से एक्सट्रैक्ट किया गया था, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करके उसको फ़िल्टर किया गया था। तो वो जो फ़िल्टर्स होते थे वो बैक्टीरिया को रोक देते थे। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा था और जो कि पास करके चला गया था उस फिल्टर को, तो उसे नाम दिया था कि ये सॉल्युबल लिविंग जर्म्स हैं। तो वो वायरसेस की बात हो रही थी, क्योंकि वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, तो उस फिल्टर के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स थे, वायरस जो है वो उसमें से क्रॉस करके चला गया था। तो ये एग्जैक्ट जो टर्म है ये तो आपको नहीं मिलेगी सेंस में, बट तो मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ वैसे, बट ये मेरे ख्याल में फेडरल के अंदर मिल जाएगा, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है वाला चैप्टर। ना इफ बोथ द एलील्स आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू द जीन्स देन दे आर कॉल्ड। अच्छा, अगर दो अलील जो हैं वो सेम है तो ये कंडीशन जो है होमोजाइगस कहलाती है। फॉर एग्जांपल किसी एक प्लांट के पास दोनों अलील्स जो हैं वो रेड कलर करवाने वाली हैं तो ये कंडीशन जो है वो होमोजाइगस कहलाएगी। है दोनों अलील्स वाइट करवाने वाली हैं तो ये कंडीशन होमोजाइगस कहलाती है। नाउ द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये स्ट्रोमा होता है। नाउ इट इज़ द मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड। तो इफ़ यू हैव स्टडीड बायो एनर्जेटिक्स तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। ATP और GTP ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना फॉस्फेट देते हैं और उससे एनर्जी निकलती है। तो समझ लें कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक है और ये एक मॉलिक्यूल है। जबकि ये वो मॉलिक्यूल्स है कि जो कन्वर्ट होते हैं ATP के अंदर। अब आपको अगर पता है कि FADH2 जो है उससे 2 ATPs फॉर्म होते हैं और NADH2 से 3 ATPs फॉर्म होते हैं, तो आसान सा सवाल है कि NADH जो है वो आपका मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड है यहाँ पर। ना अ सिंगल मोटर न्यूरॉन में इनरवेट एज फ्यू एज 3 to 5 फाइबर्स इन द मसल्स ऑफ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी जो है ये सिंध में तो एटलीस्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो या तो ये फेडरल से लिया गया या पंजाब से लिया गया है। तो भैया आई हैव नो आइडिया कि ये इसका आंसर क्या है, और मुझे तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत स्टूपिड लगते हैं, बिल्कुल रट्टे वाले क्वेश्चन जो है ये पूछे जा रहे हैं। खैर मुझे बता दीजिए जिसको भी पता है इसका आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू सर्च इट। नाउ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स बिलोंगिंग टू दिस क्लास एंड कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर उन्होंने पहले बोल दिया कि एक्वेटिक हैं, तो इंसेक्ट्स जो हैं ये एक्वेटिक नहीं होते, एरेक्निड्स जो हैं ये भी एक्वेटिक नहीं होते, दोनों टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। तो क्रस्टेशियंस होते हैं कि जो एक्वेटिक होते हैं और दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। नाउ विच सेल्स सीक्रेट फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन दैट सराउंड्स द कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये जिस स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, तो ये कार्टिलेज की बात हो रही है और कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट ही कहते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट ही सेल होता है जो अपने अराउंड जो है ये मटेरियल सेक्रीट करता है। बाकी ये जो तीनों सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये आपके बोन्स के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोकवर्ट जो है ये बोन से रिलेटेड होता है ना। सैलमेंडर जो है ये बिलोंग करते हैं द फॉलोइंग क्लास। सैलमेंडर जो है वो एम्फीबियन से बिलोंग करता है।
डार्विन डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डार्विन कहते हैं कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जंग है। इन विच स्टेप इज लाइसोजाइम रिलीज बाय द बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल की डिफरेंट फेजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले अटैचमेंट है, जिसमें वो आकर जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर अपने आप को अटैच करता है। उसके बाद जो है ये स्टेप आता है जिसको हम पेनिट्रेशन का नाम देते हैं। इस स्टेप के अंदर ये लाइसोजाइम रिलीज़ करता है जो कि बैक्टीरिया की वॉल के अंदर होल बनाता है, फिर इंजेक्शन होता है जिसमें उसका डीएनए अंदर जाता है, फिर वो हाईजैक करता है, उसके बाद अपनी कॉपीज़ बनाता है जिसको हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे सिंध के अंदर भी जो है ये आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वैसे ये फेडरल के अंदर आई थिंक बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली, तो क्या है भाई हमारे पास, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल इफ म्यूटेशंस डू नॉट अकर, ओके, एंड दे आर नॉन आइडेंटिकल टू द पेशेंट। ये तो है ही नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिकल होते हैं। एंड यस, अगर म्यूटेशन नहीं होती तो आइडेंटिकल होंगे। अच्छा, ए एंड बी या खाली ए, आइडेंटिकल इफ म्यूटेशंस डू नॉट अकर, ठीक है, दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, या अच्छा अगर एक चूज़ करना है तो आई थिंक बेटर जो है वो भी होगा। दे आर आइडेंटिकल इफ म्यूटेशंस डू नॉट अकर, बिकॉज अगर म्यूटेशन होती है तो ऑब्वियसली उनके अंदर चेंज आ जाएगा। आई विल सेलेक्ट बी, दे आर आइडेंटिकल इफ म्यूटेशंस डू नॉट अकर, नॉट ए। नाउ मोस्ट रिफ्लेक्सेस आर, ओके, सो ये भी कॉमन नॉलेज है कि ज़्यादातर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं, जिसके अंदर ये एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये एंड हो गया यहाँ पे, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया यहाँ पे, और यहाँ से तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर एक और दो यानी एक से ज़्यादा साइनेप्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर दिस टाइप, और कुछ रिफ्लेक्सेस जो मोनोसाइनेप्टिक होते हैं, ठीक है। मोनोसाइनेप्टिक के अंदर इस तरह के 2 नहीं होंगे बल्कि सिर्फ एक होगा। हेमीसाइनेप्टिक कोई टर्म नहीं होती। Now nitrogenous bases such as choline and serine, they are significant part of which of the following? तो ये information चैप्टर नंबर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो फॉस्फोलिपिड्स में आप पढ़ते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है उसके अंदर ये कोलिन मॉलिक्यूल मौजूद होता है। द विंग्स ऑफ द बर्ड एंड द विंग ऑफ द बीटल, दे आर कंसिडर्ड एज, तो ये एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जिनकी बनावट मुख्तलिफ होती है बट उनका फंक्शन सेम होता है। दोनों जो है वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं बट उनकी बनावट जो है वो डिफरेंट होती है। जबकि होमोलोगस डिफरेंट फंक्शन होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, और अंदर से उनकी जो डिज़ाइन होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर पैटर्न पर बने हुए होते हैं, बट उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। जबकि यहाँ पर फंक्शन जो है वो सेम है बट बनावट उनकी डिफरेंट है। द वॉइस बॉक्स लीड टू द ट्रेकिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो ट्रेकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज बाय द बैक्टीरियोफेज, तो लाइसोजाइम का काम जो है वो खाली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसे डिसॉल्व करना होता है ताकि जो डीएनए है वो इंजेक्ट हो सके। नाउ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन द प्रोकैरियोट इज टू गिव सेल रिजिडिटी, टू गिव स्पेसिफिक शेप, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। मेरे ख्याल में तो सारे ही फंक्शन आएंगे। जो मेन फंक्शन होता है इसका वो ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना होता है, बट ऑब्वियसली इट इज गिविंग इट स्पेसिफिक शेप, ऑल ऑफ द अबव। Now, how many monosaccharide molecule do oligosaccharide yield upon hydrolysis? तो oligosaccharide वो होते हैं कि जिनके अंदर 2 से लेकर 10 तक के करीब जो है वो monosaccharides हो। तो 2 भी आंसर होगा, 5 भी आंसर होगा, 10 भी आंसर होगा, तो all of these. Now, carotenoids perform protective function in which of the following organisms? तो if you remember एक फिनोमेना है जिसको हम फोटो रिसेप्शन का नाम देते हैं। फोटो रिसेप्शन में आपको पता है कि फोटो सिस्टम के अंदर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, और क्लोरोफिल के अराउंड जो है वो जेंथोफिल हो गया या कैरोटीन हो गया, या इस तरह के जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। होता यह है कि मेन काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लोरोफिल से स्टार्ट होता है, जो रिएक्शन सेंटर होता है। तो उस रिएक्शन सेंटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी ना मिल जाए तो कई बार ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ये एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इसे हम फोटो रिसेप्शन का नाम देते हैं। इसकी मदद से ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को बचाते हैं। तो ये काम प्लांट्स के अंदर होता है, ये काम एनिमल्स के अंदर नहीं होता। तो ये लिखा हुआ है सिन बोर्ड के अंदर, बट ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। न्यूट्रिशन टू एग इन ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओवरी के अंदर जो एग होता है हमें पता है कि वो सराउंडेड होता है बाय अ लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। वो लेयर जो है सेल्स की वो फॉलिकुलर सेल्स कहलाते हैं। तो ये फॉलिकल सेल्स ही होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
ना ये बात भी मेंशन नहीं है इस तरह से, तो मैं इसमें भी क्रॉस लगा रहा हूँ। ना विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर आपको एक स्ट्रिप नज़र आती है ऊपर की तरफ, जो कि डार्क एरिया होता है, जिसको आप ग्रे मैटर का नाम देते हैं, और फिर सेंटर के अंदर वाइट मैटर होता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉडी से आ रही होती है वो इस ग्रे मैटर तक जाती है, और फिर ये अप्रोप्रिएटली डिफरेंट पार्ट्स जो है उनके साथ कम्युनिकेट करता है। तो ग्रे मैटर जो है वो पार्ट होता है जो कि तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, बाकी डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान भी कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। अब ग्रे मैटर के अंदर होता क्या है, अच्छा इसको भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी बुक से डायरेक्टली उठाई गई हो। ग्रे मैटर इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि जो ग्रे मैटर होता है वहाँ पे न्यूरॉन के सोमा होते हैं, यानी सेल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर हो जो कि अंदर की तरफ होता है, चाहे वो ब्रेन का ग्रे मैटर हो जो कि बाहर की तरफ होता है। ना विच इज़ द वायरल एनवेलप, व्हाट इज़ द वायरल एनवेलप कंपोज्ड ऑफ। तो जो एनवेलप होता है वो आम तौर पे ये जो मेम्ब्रेन होती है उसका पोर्शन होता है, यानी जब वायरस एग्जिट कर रहा होता है तो थोड़ा सा पोर्शन जो है ये मेम्ब्रेन का अपने अराउंड लपेट के ले जाता है। तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स तो होते ही होते हैं, लेकिन वायरस जो है वो अपनी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनाता है, जैसे कि आपने HIV के अंदर पढ़ी होगी, फेडरल के अंदर HIV की पूरी लाइफ साइकिल है। तो उसके अंदर वो दिखाते हैं कि जो वायरस है उसकी सरफेस के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, तो जो उसको अटैचमेंट के अंदर हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके एनवेलप के अंदर मिल जाएंगी वायरस के। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। क्रॉसिंग दैट टू द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड हैज़। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक फेडरल के अंदर आपको मिल जाएगा, बट ये प्रैक्टिकल के अंदर आपको करवाया होगा। 12th के अंदर मेरे ख्याल में कॉकरोच के डाइसेक्शन होता है, तो उस डाइसेक्शन के अंदर आपने देखा होगा, उसके पार्ट्स प्रैक्टिकल बुक के अंदर भी देखा होगा। तो उसमें ब्रेन होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, और सेवरल गैंग्लिया जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। दैट इज़ वाई मैं इस पर क्रॉस नहीं लगा रहा। व्हेन वेसोप्रेसिन इज़ नॉट सीक्रेटेड द कंडीशन दैट अकर्स इज कॉल्ड, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा, फेडरल के अंदर मिल जाएगा। वेसोप्रेसिन जो है आपका ADH है, ठीक है, ADH। अगर आपको नहीं भी पता तो एक्रोमेगाली और डॉर्फिज्म आपको पता है ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस की वजह से होता है, ये ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये इंसुलिन से रिलेटेड है, जो बच गया वो डायबिटीज़ इंसिपिडियस है। इसके अंदर भी डायबिटीज़, दोनों तरह के डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन आता है पेशेंट को, बट मेलाइटस का मतलब स्वीट होता है, इसमें जो यूरिन आता है वो स्वीट होता है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडियस के अंदर जो है वो जो यूरिन आता है उसके अंदर शुगर नहीं होती है, वो सिर्फ पानी होता है। उसकी रीज़न ये है कि ADH या वेसोप्रेसिन नहीं आ रहा, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। ना विच ऑफ दीज इज़ यूसीलोमेट। यूसीलोमेट, यू का मतलब ट्रू होता है, तो ट्रू सीलोम वो होता है कि जिस कैविटी के दोनों तरफ जो है वो मेसोड्रम मौजूद हो, यानी जो मेसोड्रम की स्प्लिटिंग से बना हो, तो वो आपका यूसीलोम जो है वो कहलाता है। तो अगर आप इसको देखें, साइकिन को, अगर आप जेलीफिश को देखें, और अगर आप प्लेनेरिया को देखें तो, और अर्थवर्म को देखें, चारों को देख लें, तो इसमें अगर आप लाइन से लगाना शुरू करें तो साइकन जो है ये सबसे पहले फाइलम से बिलोंग करता है जो कि पॉरीफेरा है, ठीक है। जेलीफिश जो है ये उसके बाद वाले फाइलम से बिलोंग करती है जो कि निडेरिया है। प्लेनेरिया जो है उसके बाद वाले उससे बिलोंग करता है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ है, और ये एक और छोड़ के यानी नीमाटोडा छोड़ के ये एनालिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर हम बात करें, साइकन के अंदर भी कोई सीलोम मौजूद नहीं होता, इनके अंदर तो भाई टिश्यू, ये तो सेल्स का एग्रीगेट होता है। जेलीफिश और प्लेनेरिया जो है ये एसीलोमेट के अंदर आते हैं, ये दोनों फाइलम, इनके अंदर कोई कैविटी मौजूद नहीं होती। उसके बाद नीमाटोडा आता है जिसमें सूडोसीलोम पाया जाता है, जबकि यहाँ पे यूसीलोमेट, ट्रू सीलोम जो है वो अर्थवर्म के अंदर पाया जाता है जो कि एनालिडा से बिलोंग करता है। व्हाट वाज द करेक्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लिनियस। तो इन क्लासिफिकेशंस को अगर आप देखें तो सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं उनको आप एक जीनस के अंदर रखते हैं, सिमिलर जेनरा जो होते हैं उनको आप एक फैमिली के अंदर रखते हैं, और सिमिलर फैमिलीज जो हैं वो एक ऑर्डर के अंदर आती हैं, फिर सिमिलर ऑर्डर क्लास के अंदर आते हैं, तो ये सारे करेक्ट हैं। ना मेनी सार्कोमेयर्स इन सीरीज दे मेक अप द लेंथ ऑफ, तो जो सार्कोमेयर्स होते हैं वो ख़ुद जिस चीज़ से बने होते हैं वो फिलामेंट्स होते हैं, तो मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट जो है ये उनसे मिलकर आपके सार्कोमेयर बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये मसल के अंदर नहीं पाए जाते, तो इसे भी हटा दें। एम लाइन जो है ये बेसिकली एक सेंटर के अंदर पॉइंट होता है जैसे एम लाइन कहते हैं, तो इसको भी हटा दें। तो मायोफिब्रिल होता है, यानी ये सार्कोमेयर है, ये एक और सार्कोमेयर है, ये एक और सार्कोमेयर है, तो ये पूरा जो एक फाइबर बन रहा है ये मायोफिब्रिल होता है। ना कॉशलाइन इन 1959 प्रपोज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉशलाइन हमारे भाई जो हैं ये एंजाइम के मॉडल के लिए जाने जाते हैं, तो इंड्यूस फीड मॉडल जो है वो इनका प्रपोज किया हुआ है। Now, extremely long molecule of the DNA that is tightly folded to fit inside the cell
cell component is called? Extremely long molecule of the DNA that is tightly folded to form to fit inside the cell. Cell component is called. अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको आप कॉइल करते जाते हैं तो फाइनली वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो क्रोमोसोम है। नाउ ब्रीदिंग इज कंसिडर्ड एज अ, तो ब्रीदिंग को अगर आप गौर से देखें, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन जैसे कहते हैं, उसमें हवा जो है वो अंदर जाती है और बाहर आती है, और एक तरह की मशीन है जिसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। आपका जो चेस्ट है वो एक तरह की मशीन है जिसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और जिसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो मेनली ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। एक मशीन है जो कि इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रही है, जिसकी वजह से हवा जो है वो अंदर बाहर मूव कर रही है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंपैरेटिव बिहेवियर। तो अगर इन दो ऑप्शंस को हम देखें, एक ये वाला ऑप्शन और एक वाला ऑप्शन, तो ये दोनों ट्रू हैं। जो कंपैरेटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट को और वो रिजेंबल भी करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। इन दोनों में जो बेटर है वो ये है, क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर डिफाइन किया जाता है कि कंपैरेटिव इनहिबिटर्स कहाँ पर आकर बैठते हैं। उनकी जो मेन साइड होती है वो एक्टिव साइड होती है। ना इन अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज विच इज़ द मोस्ट लाइकली फर्टाइल पीरियड, तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसको हम ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, इसमें ओवम जो है कि वो बाहर निकल के आता है ओवरी से, वो आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, तो ये टोनोप्लास्ट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स जो है वो निमोनिया कहलाता है। बाकी ये तीनों भी बीमारियां ही हैं जो कि लंग से रिलेटेड है, बट इन्फेक्शन जो होता है वो निमोनिया होता है। ना इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स इन लिविंग सेल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इन सब को मिलाकर मेरे ख्याल में हम मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। तो उस हिसाब से दोनों जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, बिकॉज मेटाबॉलिज्म ही होगा। कुछ चीज़ें टूट रही होंगी कहीं पर, कुछ चीज़ें बन रही होंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो इस पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। नाउ व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म इन मेंटेनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बुक्स के अंदर मेंशन है, उसमें आयोनिक बॉन्ड भी होता है टर्शरी के अंदर। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होते ही होते हैं। सेकेंडरी के अंदर सल्फाइड था, टर्शरी के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो ये तीनों बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है वो यहाँ पर नहीं मौजूद होते हैं। द सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक इज नोन एज, तो ये बोलस होता है। नहीं, बोलस अच्छा इन द स्टमक बोल रहे हैं, ये तो एसोफेगस के अंदर होता है। बोलस जो है ये तो बॉल होती है जो कि एसोफेगस के अंदर जाती है जब आप स्वेलो करते हैं और वो नीचे जाता है। तो उसके बाद जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनता है वो काइम होता है, जो कि फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास होगा। नाउ वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा बिकॉज दे हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। द ब्रेन इज इनक्लोज्ड बाय द स्कल, द एम्ब्रियोज हैव गिल्स, द बॉडी डेवलप्स फ्रॉम 3 जर्मिनल लेयर्स। ओके, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करने का मतलब होता है कि आपके पास वो होना चाहिए, प्रिमिटिव फीचर्स होने चाहिए। अब उसके अंदर ब्रेन इज इनक्लोज और वर्टिब्रल कॉलम का मतलब तो वर्टिब्रेटा से बिलोंग करेगा। कॉर्डेटा से बिलोंग करने के लिए गिल्स वाला जो फीचर है ये आई थिंक द रीज़न है जिसकी वजह से इन्हें कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता है। तो कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स के, उसमें ये फीचर आता है। एक नोटोकॉर्ड है, एक नर्व कॉर्ड है, ठीक है, और ये फेरेंजियल गिल स्लेट्स हैं, ये गिल्स हैं। तो ये फीचर आई थिंक है जिसकी वजह से इन्हें कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता है। बाकी ये दो फीचर्स जो ऐसे हैं जिनकी वजह से इन्हें वर्टिब्रेटा के अंदर रखा जाता है, जो कि कॉर्डेट्स के अंदर आगे जाकर डिवीजन होती है। ओके, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब एन इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड अ बैक्टीरियल सेल। ओके, प्लांट सेल मतलब यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरियल सेल हैज़ 70S राइबोसोम्स whereas a plant cell has 80S ribosomes. Okay, I think this is the one, क्योंकि नहीं मेरे ख्याल में यूकैरियोटिक के 80S ही होते हैं। एक मिनट, let me confirm. हाँ, तो this is correct, this is not incorrect. बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S ही होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं वो 80S होते हैं। सो दिस इज नॉट इनकरेक्ट। बैक्टीरियल सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, ठीक है। प्लांट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है, दिस इज करेक्ट डिफरेंस। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लांट सेल्स डू, ये भी ठीक है। तो नन ऑफ द अबव, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट नहीं, कोई इनकरेक्ट नहीं है। ओके, व्हाट वुड बी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ इन अ माइक्रोस्कोप इफ द आई पीस इज 10 times एंड टोटल मैग्निफिकेशन इज 40 times।
ना जो टोटल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है वो होता है आई पीस को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव निकालनी है, तो ऑब्जेक्टिव बराबर हो जाएगा टोटल, ये इधर चला जाएगा नीचे, टोटल डिवाइडेड बाय आई पीस। तो टोटल जो है आपके पास वो 40 है और जो आई पीस है वो 10 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 जो है ये 4 आता है। तो 4 जो है वो इसकी मैग्नीफिकेशन होगी। ना हाउ मच नेट गेन ऑफ G3P इज ऑब्टेन आफ्टर 1 केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल जो कि आपकी तो केल्विन साइकिल वो केल्विन बेंसन साइकिल है जो कि डार्क रिएक्शन के अंदर है। उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है और घूम के नीचे से जो है वो ये आपका G3P निकलता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि आगे जाकर ग्लूकोज बनाने के काम आता है। और ये साइकिल वापस से रीजनरेट हो जाती है, जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है वो दोबारा से इसको लेने के लिए आ जाता है। तो G3P के अंदर 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये 6 बार साइकिल चलेगी तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी 3 बार साइकिल चलेगी तब जाके एक G3P का मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है और राइबोलोज बाइफॉस्फेट घूम के वापस आ रहा है। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के कार्बन इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो एक कार्बन एंटर हो रहा है तो एक कार्बन बाहर जाएगा। तो जब 3 बार घूमेगी ये साइकिल तब जाके एक G3P का मॉलिक्यूल बनेगा। और मैंने आपको बताया कि एक G3P में 3 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज बनाने के लिए आपको इस तरह के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो साइकिल को 6 बार घुमाना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली जब आप डायग्राम देखते हैं तो उसके अंदर जो साइकिल बनी होती है उसमें डायरेक्टली 3 कार्बन दिखाए गए होते हैं। तो यहाँ पर एक केल्विन साइकिल का मतलब वो है। तो यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड से आपके पास एक G3P का मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको इस तरह की 2 साइकिल चाहिए। और अगर मैं टर्न्स की बात करूँ तो 6 टर्न लगेंगे। अगर एक ही कार्बन एंटर हो रहा है, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, तो 6 टर्न लगेंगे ग्लूकोज बनाने में और 3 टर्न लगेंगे एक G3P बनाने में। बट इस तरह की साइकिल जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहे हो तो एक साइकिल चलेगी तो एक G3P का मॉलिक्यूल बन जाएगा। Now 2 populations of the same species over time they grow distant from one another. At what point will these 2 populations be considered different species? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है उनके अंदर पास्ट चैप्टर्स के अंदर। तो स्पीशी की डेफिनेशन इस तरह से होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो मेंबर होते हैं सेम स्पीशी के। अब यहाँ पे सेम स्पीशी थी बट वो दोनों अलग अलग हो गए। अब किस पॉइंट पर हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो जब वो आपस में इंटरब्रीड ना कर सकें। Now which of the following is the name of the modified endoplasmic reticulum found in the muscle cell? तो मसल सेल्स के अंदर इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Now this is a very good option. मायो का वर्ड जो है ये मसल्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कंफ्यूजन के लिए अच्छा है, बट वहाँ पे उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Now carbohydrate catabolism is concerned with the fate of। अच्छा, अब इस सवाल का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं उनका कैटाबॉलिज्म होता है, उनसे किस किस चीज़ का जो है वो ताल्लुक जुड़ा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को टूटना होता है तो ग्लूकोज का ताल्लुक तो जुड़ा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो उससे एटीपी जनरेशन होती है, तो एटीपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये चीज़ जुड़ी हुई किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के कैटाबॉलिज्म के साथ। तो जब 2 चीज़ें आ गई तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाता है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। अमाइनो एसिड किस तरह से है, अगर कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे तो अमाइनो एसिड नहीं कन्वर्ट होंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो इनका फेट जो है वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अगर आपके पास ग्लाइकोजन है जिससे आप तोड़कर ग्लूकोज बना सकते हैं, तो आप अमाइनो एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा। इन तीनों चीज़ों का जो फेट है वो जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के कैटाबॉलिज्म के साथ। इस पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ अगर इन केस किसी से नहीं हो पा रहा है। द स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर काम आता है, बाकी किसी काम के अंदर जो है वो स्क्रोटम का काम नहीं है। स्क्रोटम इस वजह से काम आता है क्योंकि बॉडी के बाहर पाउच के अंदर है, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर टेम्परेचर जो है वो बाकी बॉडी के मुकाबले में कम होता है। इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट व्हेन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ F1 जनरेशन मेट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन द नंबर ऑफ रेड आइड मेल। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या रट्टा लगाए हुए क्वेश्चन है। ना ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन्स इनक्लोज्ड इन। तो ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो एमनियन के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वुड नो कि ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। आपको याद होगा मेम्ब्रेन के अंदर ये पार्ट होता है मेम्ब्रेन का, तो एनिमल स्टेरॉल होता है, ये बात पता है। बट अगर आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला उसका ये है, तो ये दोनों चीज़ें सही हो जाती हैं। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर उठाकर देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर जो आई थिंक किसी न किसी बुक के अंदर दिया होगा, तो उसके अंदर 5 CH3 लगे हुए हैं, CH3 मिथाइल ग्रुप 5 लगे हुए हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पूछे जा रहे हैं अब MCQs, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ।
Now, which type of bond are never formed when a substrate fed into the active site of an enzyme? तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो मिलते हैं थोड़े से वक्त के लिए, मतलब उनका कोई परमानेंट रिश्ता नहीं होता। और यूजुअली परमानेंट की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर कोवेलेंट लिंकेजेस का नाम आता है। तो कोवेलेंट लिंकेजेस नहीं होती, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आयोनिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक, ये थोड़े से वीकर बॉन्ड्स होते हैं जो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, ये बनते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान। उसका रीज़न ये कि जब सबस्ट्रेट का काम हो जाएगा तो उसे एंजाइम से बिछड़ना है। ना इन सम केसेस द ब्लास्टोमेर कैन प्रोड्यूस कंप्लीट एम्ब्रियो, द क्लीवेज विल बी। ओके, सो आई डोंट नो ये क्लीवेज का टॉपिक जो है ये कहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्पाइरल और रेडियल को समझ लें। ये आपके पास जाइगोट होता है, ठीक है, ये दो मैं बना रहा हूँ जाइगोट, ये डिवाइड होता है तो इससे आपके पास 2 सेल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 सेल बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 4 सेल बनेंगे। उसके बाद 8 सेल बनते हैं। अब अगर 8 सेल इस तरह से बन रहे हैं कि ये 4 सेल जो है ये ऊपर हैं और 4 सेल जो है वो नीचे बन रहा है, तो ये कहलाती है रेडियल क्लीवेज। और अगर इस तरह से बन रहे हैं कि 4 सेल बाहर की तरफ है और 4 सेल अंदर की तरफ छुपे हुए हैं, तो ये कहलाती है स्पाइरल क्लीवेज। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 तरह की क्लीवेज हो गई। अच्छा, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है, अगर ये सेल्स जो हैं ये जो सेल्स बने हैं, फॉर एग्जांपल ये 8 सेल्स बने हैं, अगर मैं इन सेल्स को अलग कर दूं और इनसे आगे, इन दोनों से आगे जाकर ये 2 ग्रुप बना दूं, मैं 4 सेल अलग कर दूं, 4 सेल अलग कर दूं और इन दोनों से आगे जाकर बेबी डेवलप हो जाए, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं इनडिटर्मिनेट का। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि हर सेल के अंदर अभी फुल पोटेंशियल मौजूद है, किस सेल ने क्या बनाना है आगे जाके अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, तो ये डिटरमाइन नहीं किया गया अभी तक, तो ये इनडिटर्मिनेट है। और अगर इस तरह से हो कि इन्हें अलग किया जाए और बेबी डेवलप ना हो, दोनों से बेबी डेवलप नहीं होगा, तो ये डिटर्मिनेट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, रेडियल और इनडिटर्मिनेट जो है इस कंडीशन के अंदर। ब्लास्टोमेर को अगर अलग अलग कर दिया जाए, ब्लास्टोमेर ये सेल्स होते हैं, तो ये हर सेल जो है वो बेबी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। ना प्राइमोर्डियल सूप इज अ सेट ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑन एंशिएंट अर्थ फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो ये अलेक्जेंडर ऑपरेन है, इन्होंने की प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी दी थी। ये बताती है अबाउट द लाइफ के जो ओशन से, जो समंदर थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले जो समंदर थे, उनके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद थे कि जिनके अंदर ये एबिलिटी कि वो अगर कंबाइन हो सकें तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये आई थिंक उसके अंदर ही मौजूद होगी, फेडरल के अंदर। गिब्रेलिन्स में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर विच कलर ऑफ लाइट, गिब्रेलिन्स में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर विच कलर ऑफ लाइट देयरफॉर प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा वक्त के लिए लाइट चाहिए होती है, उसके अंदर जो रेड कलर होता है वो स्टिमुलेट करता है इनके अंदर फ्लावरिंग, तो जाहिर है रेड कलर इज़ रिस्पॉन्सिबल। इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट कर सकें, गिब्रेलिन्स है। Now, which of these involved in coordinated movement of the body? तो coordinated movement के लिए cerebellum जो है ये muscle coordination के अंदर important role play करता है। Now, it uses the single strand RNA as a template for making double strand DNA. So RNA से DNA बना रहा है, तो ये आपका reverse transcriptase है। Now, these are the largest animal viruses. तो पॉक्स वायरसेस हैं जो कि लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स कंसिडर किए जाते हैं, ये आई थिंक लिखा हुआ है किसी न किसी बुक के अंदर। ट्रू बैक्टीरिया और टर्म्ड एज, तो ट्रू के अंदर वर्ड है यू बैक्टीरिया जो है ये ट्रू कंसिडर किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पेपर। अब इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो कितने क्वेश्चंस हैं जिन पर हमने क्रॉस लगाया है, 1 2 3 4 5 5 ओके, ये 6 नहीं 5 6 7 8 9 और 10 11 12। तो 60-70 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अब तक की नॉलेज के हिसाब से नहीं किए जा सकते, बट ये कहीं ना कहीं फेडरल या पंजाब के अंदर लिखे होंगे, तो काइंडली मुझे बताएं कहाँ लिखे हैं ताकि फिर उस हिसाब से आगे की तैयारी करवा सकूँ मैं।